Hello dear students, welcome to a new class with a new content. Today we are going to start our next chapter, that is work, energy and power. What do you mean by work? वर्क से आप क्या समझते हो? बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है तब आप बोलते हो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है. So work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force. Clear? Now there are two conditions for work to be done. First condition is force acts on the body. बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करनी चाहिए. सेकेंड इज देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट. बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करनी चाहिए. अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स ज़ीरो है, फिर भी कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स की, वर्डन की, हमने फोर्स नहीं लगाई बट टेबल पे कोई पेपर पड़ा था, वो अपने आप नीचे गिर गया, तो हमारे जो वर्डन है बाय द मस्कुलर फोर्स इन दैट केस विल बी ज़ीरो. जो वर्डन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? या तो विंड एनर्जी के कारण हुआ है या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, वो अलग केस है. बट वर्डन बाय द मस्कुलर फोर्स विल बी ज़ीरो. अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वर्डन भी क्या होएगा? ज़ीरो होएगा. अगर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होएगी तो भी क्या होएगा? वर्डन ज़ीरो होएगा. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकती है? सपोज यू आर पुशिंग अ वॉल, आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो, उसको पुश करते जा रहे हो, तो वॉल तो मूव नहीं करेगी, मीन्स वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी? ज़ीरो. तो इन दिस सिचुएशन वर्डन भी क्या होएगा? ज़ीरो होएगा. नाउ देयर आर टू केसेस फोर्स की इंक्लाइनेशन पर. मान लो ये आपके पास एक बोट्स है, बोट्स पे आप फोर्स लगा रहे हो इन दिस डायरेक्शन एंड जो बोट्स डिस्प्लेस कर रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में जो वर्डन आएगा वो सिंपली प्रोडक्ट आ जाएगा एफ और एस का. एफ क्या है? फोर्स है. एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. नाउ देयर इज सेकंड केस. सेकंड केस में हमने क्या कर रखा है कि बोट्स पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एट सम एंगल लगा रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी इस डायरेक्शन में एंड फोर्स एक्ट कर रही है इन दिस डायरेक्शन. सो देयर इज एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हमें यहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे. एफ टॉस थीटा आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर में आएगा हमारे पास एफ साइन थीटा. नाउ डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ टॉस थीटा. सो वर्डन भी क्या आएगा? एफ टॉस थीटा इंटू एस आएगा. टॉस थीटा जो हटाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द डॉट प्रोडक्ट. तो ये आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की. यहाँ पर एफ साइन थीटा भी तो है, बट एफ वर्डन बाय द एफ साइन थीटा विल बी ज़ीरो बिकॉज एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ वर्क. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क. सो फर्स्ट है आपके पास पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क क्या होएगा? वर्डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनकी डॉट प्रोडक्ट थी. डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा. अगर थीटा आप एक्यूट एंगल ले रहे हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव. कॉस थीटा पॉजिटिव, हैंस वर्डन भी क्या आएगा? पॉजिटिव. अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो इन दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और स्ट्रेचिंग भी इसी डायरेक्शन में हो रही है. सो एंगल बन जाएगा ज़ीरो. एंगल ज़ीरो का मतलब वर्डन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव. तो ज़ीरो होता है +1. सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास बॉल फॉलिंग फ्रीली इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. और जो बॉल है वो भी फॉल कर रही है फ्रीली फॉल कर रही है, मीन्स वो अट्रैक्ट हो रही है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन आ रही है. सो इन दिस केस ऑल्सो वर्डन विल बी पॉजिटिव. फिर सेकेंड है हमारे पास नेगेटिव वर्डन. नेगेटिव वर्डन कब आएगा? अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव. इन दिस केस वर्डन इज़ नेगेटिव. तो इसके एग्जांपल क्या है? वर्डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड. ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मीन्स थीटा बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सेकेंड केस है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग व्हीकल, वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव, बिकॉज ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जो व्हीकल है कुछ ना कुछ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड ब्रेक की क्या ट्राई है व्हीकल को स्टॉप करवाने की, बैकवर्ड मूव करवाने की। तो यहाँ पर भी जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहे हैं, सो cos theta will be negative, hence work done by the braking force is also negative। फर्दर इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं, मतलब जो मोशन का अपोज करती हैं, उन केसेस में हमेशा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है टू द मोशन। रिपीट कर रही हूँ, जब भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स होती है, मीन्स जो मोशन का अपोज करने वाली फोर्सेस होती हैं, जैसे विस्कस फोर्स इन लिक्विड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, तो वो मोशन का अपोज कर रही है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इस केसेस में हमेशा थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगी और वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फर्दर जहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस जैसे मैग्नेटिक लगा लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा लो, या कोई और ले लो, तो रिपल्सिव फोर्सेस में भी क्या होता है कि वो बॉडीज़ को अलग अलग करने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मोशन है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इस सिचुएशन में भी वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो थर्ड टाइप है आपके पास वर्क डन की ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क कब हो सकता है, ये 3 कंडीशंस में हो सकता है। फर्स्ट है अगर फोर्स ज़ीरो हो जाए, अगर आप फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो वर्क डन उस केस में क्या आएगा, ज़ीरो होएगा। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो रही है चाहे नहीं हो रही है, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो सिंपली आप कह दोगे कि वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। सेकेंड केस है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, व्हेन यू आर पुशिंग अ वॉल, आप वॉल को पुश कर रहे हो, वॉल डिस्प्लेस तो नहीं होएगी, तो इस सिचुएशन में भी वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एंड थर्ड केस इज़ व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो जब थीटा 90 डिग्री होएगा तब भी वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जैसे कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कल, इस केस में वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड्स द सेंटर, एंड बॉडी मूव कर रही है ऑन अ सर्कल, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, अलोन द टेंजेंट आएगी। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90। सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कल विल बी ज़ीरो। सेकेंड, अ ट्रूली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन अ हॉरिजेंटल रोड। अब ये जैसे हमने एक ट्रूली दिखा रखी है जो हॉरिजेंटल रोड पर मूव कर रहा है, तो उसका वेट तो कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल 90 बनने का मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर। थर्ड केस ले सकते हो आप, वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम दिखा रहे थे, अगर आपका जो पेंडुलम का बोब है वो यहाँ पर है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, यहाँ आने की, और टेंशन कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बना, 90। वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर बॉब जो है वो यहाँ पर है तो टेंशन आएगी यहाँ पर, बट यहाँ पर बॉब की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में जाने की, तो इस सिचुएशन में भी एंगल 90 बनेगा, मीन्स वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन हमेशा ही ज़ीरो होएगा बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टेंशन की वजह से हमेशा वर्क डन क्या होएगा, ज़ीरो होएगा। क्लियर। Now dimensions and different units of work. What is the dimensional formula for work? वर्क डन का फॉर्मूला था आपके पास एफ एस कोस थीटा। तो सिंपली इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करने हैं और आपके पास वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो फोर्स का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन से क्या आ जाएगा, mlt-2। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल l, और cos थीटा का क्या होएगा, m0 l0 t0 मीन्स 1। तो वो हम लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास आ जाएगा ml² t-2। सो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क, ml² t-2। नाउ यूनिट्स ऑफ वर्क डन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स,
फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकंड वन इज़ ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट जैसे नेम से ही क्लियर है, ये अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करेंगी, चाहे आप यहाँ पर देख लो, चाहे मून पे देख लो, चाहे कहीं और किसी प्लैनेट पे चले जाओ, तो इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। बट ग्रेविटेशनल जो यूनिट्स होती हैं वो अपनी वैल्यूज़ चेंज कर लेती हैं। नाउ देयर आर टू एब्सोल्यूट यूनिट्स। फर्स्ट इज़ जूल। जूल जो होती है वो है SI यूनिट ऑफ वर्क एंड सेकेंड वन इज़ अर्थ। अर्थ इज़ द CGS यूनिट ऑफ वर्क. So how can you define 1 joule? 1 joule may be defined as the work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force. जैसे हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था FS cos थीटा। अगर आपको 1 जूल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी 1 मीटर। सो वर्क डन क्या आएगा 1 जूल. So work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force. So 1 joule किससे इक्वल आ गया 1 न्यूटन मीटर की. 1 जूल क्या होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है. सेकेंड वन इज अर्थ. वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्थ. यहाँ पर फोर्स कितनी ले लो जी 1 डाइन बिकॉज CGS है एंड डिस्प्लेसमेंट लो जी थ्रो 1 सेंटीमीटर बिकॉज CGS में डिस्प्लेसमेंट लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर. सो वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्थ व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन एक्चुअली मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो 1 अर्थ किससे इक्वल आ जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर के. क्लियर. नाउ रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ. जूल और अर्थ में क्या रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्थ्स. ये आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था. नाउ सिंपली आप देख सकते हो कि जूल की वैल्यू थी न्यूटन इंटू में मीटर. तो जब न्यूटन की वैल्यू पुट करोगे डाइन्स में तो आएगा 10⁵ और मीटर की जगह क्या आएगा 10⁻² सेंटीमीटर. तो ये बन जाएगा 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर और फिर डाइन सेंटीमीटर की जगह आप लिख सकते हो अर्थ. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ्स. क्लियर. नाउ ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ग्रेविटेशनल यूनिट तो आप प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हो. ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस वाइज डिफ़र करती है. यहाँ पर कुछ हो रहा है, मून पर कुछ हो रहा है, मार्स पर कुछ हो रहा है. तो ये जब वैरी करती हैं तो मीन्स ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी क्या कर जाएंगी वैरी कर जाएंगी. दीज आर नॉट एब्सोल्यूट. इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, ये अपनी वैल्यूज़ चेंज करती रहती हैं. तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हमारे पास दो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर. किलोग्राम मीटर है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क ऑन SI सिस्टम and gram centimeter is the gravitational unit of work on CGS system. So how can you define kilogram meter? Work done is said to be 1 kilogram meter when a force of 1 kilogram force moves a body through a distance of 1 meter. 1 kilogram force हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था क्या होता है. सो ये वही है 1 किलोग्राम फोर्स था आपके पास. जो फोर्स लगती है ऑन 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी उसको डिस्प्लेसमेंट करवानी होती है आपने थ्रू 1 मीटर. सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा. तो 1 किलोग्राम मीटर आ जाएगा. फोर्स की जगह 1 किलोग्राम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर, cos थीटा की जगह ले लो cos 0 बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है. तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर. तो ये न्यूटन मीटर क्या आ जाएगा जूल. तो ये आ जाएगा 9.8 जूल. सो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल. क्लियर. नाउ सेकेंड यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर. ग्राम सेंटीमीटर में क्या ले लो जी फोर्स ले लो जी 1 GF एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी थ्रू 1 सेंटीमीटर. So work done is said to be 1 gram centimeter when a force of 1 gram force moves the body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force.
सो वर्डन का फॉर्मूला होता है आपके पास एफ एस कोस थीटा। वर्डन आपको चाहिए 1 ग्राम सेंटीमीटर, तो आपको फोर्स लेनी पड़ेगी 1 जी एफ एंड डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी 1 सेंटीमीटर और थीटा ले लो 0 बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। तो ये आ जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्थ। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर? किलोग्राम की जगह आप पुट कर सकते हो 10⁻³ ग्राम एंड मीटर की जगह आप पुट कर सकते हो 10⁻² सेंटीमीटर। सो 1 किलोग्राम मीटर आ जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क। हमारे पास 3 अल्टरनेटिव यूनिट्स हैं वर्क की। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट करवानी है बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो जो वर्डन होएगा वो होएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। नाउ वर्डन की वैल्यू आपके पास क्या होती है? Q इंटू में V भी होती है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल। तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और वोल्टेज लेनी है आपने 1 वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? सेकेंड वन इज़ कैलोरीज। कैलोरीज जो आप बोलते हो कि खाना खाने से हमें इतनी कैलोरीज मिली, तो उतनी ही कैलोरीज हम फिर बर्न करवाते हैं बाय डूइंग सम वर्क। सो कैलोरीज की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ जूल वो होती है 4.186 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। लास्ट वन इज़ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में किलोवाट तो जब आप वाट में बदलोगे तो ये आएगा 10⁻³ आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में मिनट्स पहले देखो कितने होंगे 60, फिर 1 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे 60, तो ये आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो जब आप पॉइंट लगाओगे 3.6 तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। Clear? Now next topic is burden in terms of rectangular components. If force is represented by Fx I cap plus Fy j cap plus Fz k cap and displacement is represented by the Sx I cap plus Sy j cap plus Sz k cap, तो वर्डन कितना आएगा? वर्डन का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट आपको लेनी आती है, आई वालों की मल्टीप्लाई होती है, जे वालों कंपोनेंट की होती है एंड के कंपोनेंट्स की होती है। सो वर्डन आ जाएगा एफ एस एक्स एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये आ जाएगा आपके पास वर्डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नाउ वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पर हमें दी हुई थी कि एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड फिक्स थे। नाउ फोर्स इज़ वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फोर्स आपकी इस टाइप से वैरी कर रही है, तो यहाँ पर फोर्स वैरी कर रही है विद डिस्प्लेसमेंट एक्स। सो इस केस में आप वर्डन कैसे निकालोगे? तो आपने क्या करना है, जो रीज़न है उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप करना है। जो भी रीज़न है अंडर द कर्व उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो डी डब्ल्यू आप निकाल सकते हो फॉर द स्ट्रिप पी क्यू आर एस, ये हमने स्ट्रिप दिखा रखी है और जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है डी एक्स है। तो यहाँ पर अगर आप डी डब्ल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू एफ एक्स इंटू में डी एक्स, तो ये तो क्या बन गया? ये बन गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस, है ना। तो अगर आपको टोटल वर्डन निकालना है तो टोटल वर्डन के लिए आप क्या करोगे? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एंड एक्स की लिमिट क्या आएंगी? फ्रॉम इनिशियल, ये आपके पास एक्स आई था, एक्स इनिशियल था और ये एक्स फाइनल था, तो इंटीग्रेशन होएगा फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ और ये टोटल क्या दे देगा? एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ। जो भी एरिया आ रहा है अंडर दिस कर्व मीन्स ये वाला जो आपके पास एरिया आ रहा है, ये टोटल एरिया क्या देगा? वर्डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अ न्यूमेरिकल ऑन दिस। सो न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स वैरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर में हमें शो कर रहा है फोर्स आपकी इस टाइप से वैरी कर रही है। ऑब्टेन करने आपको वर्डन,
फोर्स इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। ये आपको गिवन है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यूज़ हैं इन न्यूटन्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं इन मीटर्स। सो वर्डन का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर 3 कर्व बन रही है, तीनों को अलग अलग लिख लो। एरिया अंडर ए के प्लस एरिया अंडर के एल प्लस एरिया अंडर एल बी। नाउ एरिया अंडर ए के इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है आपके पास 10 और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 1 मीन्स 1। तो एरिया अंडर ए के आ जाएगा 10 इंटू में 1। नाउ एरिया अंडर के एल ये वाला एरिया ये कैसे निकाल सकते हो, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया, प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो आपके पास ये ऊपर ट्रायंगल बन रही है ये वाली, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 3 - 2 मीन्स 1 और हाइट कितनी है 15 - 10 मीन्स 5। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू में 1। तो ये आ गया 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 ट्रायंगल का एरिया। और जो ये नीचे वाला रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल का एरिया आपके पास ये वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा 10 इंटू में 1। नाउ क्या बचा, जो एरिया अंडर आ रहा है एल बी के अंडर जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप का है। तो फिर से यही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट कितनी है 15 - 0 दैट इज़ 15 और बेस कितना है 4 - 3 दैट इज़ 1। तो हाफ इंटू 15 इंटू में 1 ये आ जाएगा एरिया अंडर द एल बी। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो, 10 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 2.5 प्लस 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 7.5। सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 30 जूल। सो वर्डन इन दिस केस इज़ 30 जूल। क्लियर? Thank you so much for watching this video. Thank you.